हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल का रिमेनिंग पार्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरह से एक मेम्ब्रेन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज मॉलिक्यूल कैसे क्रॉस हो सकते हैं, इसके बारे में देखा था। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव के अंदर क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग देख रहे थे सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहे थे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और आज हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कल हम लोगों ने देखा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू टाइप से हो सकता है, कैरियर प्रोटीन से हो सकता है और एक चैनल प्रोटीन से हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसे लार्ज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक शुगर वगैरह, वो क्या करती हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सिंपली डिफ्यूज हो सकती हैं किसी भी मेम्ब्रेन से। तो उसके लिए कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रोटीन क्या होती है, एक कैरियर प्रोटीन होती है। चैनल प्रोटीन थोड़ी अलग होती है। चैनल प्रोटीन के अंदर क्या होता है, कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आता है। वो जैसे ही ओपन होता है गेट, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है। लेकिन कैरियर प्रोटीन में उसकी साइज में, उसके शेप में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है उस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, जो मॉलिक्यूल वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और फिर क्या करता है, वो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ओके, तो द प्रोसेस रिक्वायर्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स बोलेंगे। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के अंदर काफी सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। काफी सारी ऐसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं जो क्या करती हैं, ग्लूकोज का ट्रांसफर करवाती हैं। तो ग्लूकोज के मेनली 5 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं या फिर ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो अलग अलग सेल पे प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक ग्लूट फर्स्ट, ग्लूट क्यों दिया है इसका नाम, क्योंकि ग्लू मीन्स ग्लूकोज और टी मीन्स ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, ये रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट होगा। इट मीन्स जो ग्लूकोज इंटेस्टाइन के अंदर हम लोगों ने जैसे ही अपटेक किया फूड के थ्रू, उस ग्लूकोज को आरबीसी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपटेक करेंगे और फिर ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे अलग अलग टिश्यू के अंदर और अलग अलग बॉडी के पार्ट के अंदर। तो ब्लड आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर जो मेनली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है वो होता है ग्लूट फर्स्ट। देन ग्लूट सेकंड प्रेजेंट होता है लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के अंदर क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपटेक करके उसको फिर ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है वो, या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज हो सकता है, एचएमपी पाथवे में जा सकता है। इस तरह से काफी सारे फेट हो सकती है उस ग्लूकोज की। तो ग्लूट टू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर सेल में। और ये ट्रांसपोर्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी बार। और तो इसको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्लूट ट्रांसपोर्टर कौन सी सेल पे प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा ग्लूट फर्स्ट, सेकंड होगा लीवर सेल पे, और थर्ड कहाँ पे होता है, ब्रेन सेल या न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होगा। देन जो ग्लूट 4 है वो थोड़ा डिफरेंट है इन सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है। और ग्लूट 5 जो होता है वो मेनली एफिनिटी शो करता है फ्रक्टोज के लिए। ओके, तो ये सब किसके लिए एफिनिटी शो करेंगे, ग्लूकोज के लिए। लेकिन ये फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी एक 6 कार्बन शुगर है। ओके, तो ग्लूट 5 एफिनिटी शो करेगा फ्रक्टोज के लिए। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्लूट 5 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। ओके, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा, ग्लूट 5 के थ्रू। देन ग्लूट 4 क्या है, स्केलेटल मसल्स पे प्रेजेंट हो सकता है, कार्डियक मसल्स पे प्रेजेंट हो सकता है और एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर इंसुलिन सिक्रीट होगा, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर अगर ग्लूकोज ज्यादा है, सारे ऑर्गन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज पहुंच गया,
तो उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज को स्टोर कर दिया जाता है। तो इन एडिपोज टिश्यू में कब ट्रांसफर होगा वो, जब इंसुलिन सिक्रीट होगा। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो GLUT4 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट, और ये प्रेजेंट होता है मसल्स पे और एडिपोज टिश्यू पे। ये सारे ट्रांसपोर्टर क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, लेकिन GLUT4 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इट मीन्स इसकी कोई सिग्नलिंग होगी जिसके थ्रू इंसुलिन अगर वहां पहुंचेगा तो फिर ग्लूकोज का अपटेक होगा। तो उसकी सिग्नलिंग देख लेते हैं। GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्टर होता है उसकी सिग्नलिंग कैसे होगी, जब इंसुलिन रिलीज होगा पैंक्रियाटिक बीटा सेल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वो किस रेस्पॉन्स में सिक्रीट होगा, इंक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। ओके, जब भी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज होती है, पैंक्रियाटिक सेल को क्या होता है, एक मैसेज मिलता है जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट होकर क्या करेगी, एक सिग्नल कैस्केड चलता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर, और जो वेसिकल के अंदर इंसुलिन स्टोर था वो क्या होगा, हार्मोन सिक्रीट कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसुलिन आ जाएगा तो फिर उसकी एक सिग्नलिंग चलेगी जिसके थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज का अपटेक होगा एडिपोज टिश्यू में। तो वो कैसे होगा, इंक्रीज इंसुलिन लेवल कॉज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। GLUT4 is stored in the cell in transport vesicles। जब ये GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर है ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता है, एडिपोज टिश्यू या फिर स्केलेटल मसल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगी, कहाँ पे रहेगा, सेल के अंदर किसी वेसाइकल के अंदर स्टोर होके रहेगा। तो फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, जैसे इंसुलिन आएगा उसकी सिग्नलिंग होगी और वो इनकॉर्पोरेट कराए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका भी एक रीजन है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट क्यों नहीं रहते, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो ग्लूकोज की जो एफिनिटी होती है GLUT4 की वो काफी ज्यादा हाई होती है अदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ओके, तो अदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के अलावा इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की जो एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो अनदर टिश्यू को मिलने से पहले ही ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा GLUT4। तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, सेल के अंदर रखा जाता है, और जब बिल्कुल काफी ज्यादा हाई लेवल में ग्लूकोज आ जाएगा तभी इसको क्या किया जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर इनकॉर्पोरेट करके ग्लूकोज को का अपटेक करवाया जाता है। अदरवाइज अगर ये पहले से ही मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है तो ये अपटेक करते रहेंगे और अदर टिश्यू को क्या होगा, ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ओके, तो इंसुलिन इंक्रीज इंसुलिन लेवल कॉज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। GLUT4 is stored in the cell in transport vesicle and quickly incorporated into the plasma membrane of the cell when insulin bind to membrane transporter। तो इंसुलिन का भी एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं RTK, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये हम लोग सिग्नलिंग के टाइम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसुलिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ अटैच होता है, उसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन होकर डायमर फॉर्म होके और किस तरह से इंसुलिन का अपटेक करवाया जाता है और उसमें सिग्नल कैस्केड चलता है आगे। ओके, तो जैसे ही इंसुलिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, इंसुलिन रिसेप्टर के साथ, वहां पे क्या होगा, सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि IP3 गेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक चैनल प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं IP3 गेटेड आयन चैनल्स। ओके, तो उसमें से कैल्शियम रिलीज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर क्या होगा, जैसे कैल्शियम इंक्रीज होगा सेल के अंदर, वो उन वेसाइकल को सिग्नल देगा कि आप वहां पे उनको इनकॉर्पोरेट होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इस वजह से GLUT4 ट्रांसपोर्टर वेसाइकल क्या करेगी, इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ओके, तो GLUT4 हैव हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज देन GLUT2। तो GLUT2 से ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है, GLUT4 की होती है, और GLUT2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर। ओके, तो इस तरह से जैसे ग्लूकोज इंक्रीज होगा, इंसुलिन सिक्रीट होने लग जाएगा पैंक्रियाटिक बीटा सेल से, और फिर यहाँ पे ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये इसका डाइमराइजेशन होगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और फिर यहाँ पे PI3 काइनेज ये इस तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो ये वेसाइकल के अंदर GLUT4 ट्रांसपोर्टर है इसको क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करवाया जाएगा और उससे ग्लूकोज का अपटेक करवाया जाएगा। ओके, तो इस तरह से ग्लूकोज का अपटेक होता है।
स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर। देन अगर इंसुलिन में कोई डिफेक्ट हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो कुछ एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस। ओके, तो डायबिटीज मिलिटस किस टू टाइप्स की हो सकती है मेनली, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलिटस एंड टाइप सेकंड डायबिटीज मिलिटस। तो टाइप फर्स्ट जो होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स अगर इंसुलिन का लेवल लो हो गया तो वो क्या होगा, उसमें ये इस टाइप की डिजीज हो जाएगी। और इस टाइप की डिजीज में वेट का लॉस होने लग जाता है और फैटी कंडीशन आने लग जाती है। ओके, देन नेक्स्ट है टाइप सेकंड, जिसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट। क्यों बोला है इसको, क्योंकि इंसुलिन का लेवल तो काफी ज्यादा हाई रहता है, लेकिन इसका जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से ये सेकंड टाइप की डायबिटीज मेलिटस होती है। और इसमें ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है और इसमें इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका रिसेप्टर क्या हो जाता है, म्यूटेटेड फॉर्म में रहता है। और इसमें इसके सिम्टम्स हैं, इसमें वेट गेन होने लग जाएगा। ओके, तो ये टू टाइप की डायबिटीज हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। एक और अनदर टाइप की डायबिटीज होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, वो हम लोग देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आगे। देन नेक्स्ट है आयन चैनल्स। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पैसिव डिफ्यूजन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ऑस्मोसिस, और उसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग कैरियर प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे चैनल प्रोटीन्स। तो चैनल प्रोटीन्स क्या होती हैं, आयन चैनल्स आर मैक्रोमोलिकुलर पोर्स मेड अप ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मल्टीपल प्रोटीन होगी, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन है ये। तो पोर फॉर्मेशन करके क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स का इंटेक्ट करवाएगी सेल के अंदर। ओके, तो और इसमें पैसिवली डिफ्यूजन होगा, क्योंकि ये सारे टाइप्स किसके हैं, पैसिव डिफ्यूजन के। तो ये पैसिव डिफ्यूजन मीन्स इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। There is little interaction between the channel protein and the ion species that pass through it. तो जो भी आयंस पास होंगे उसके और चैनल प्रोटीन के बीच में कुछ लिटिल इंटरेक्शन होंगे जिसकी वजह से वो आयंस क्या करेंगे, पास होते रहेंगे। ओके, as the channels itself does not undergo conformational change to allow the ions to pass. तो चैनल्स के अंदर क्या होता है, कंफर्मेशनल चेंज नहीं होता है, जबकि कैरियर प्रोटीन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है इसका कि कन्फर्मेशनल चेंज किसके अंदर नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन गेट और डीबीटी में काफी पूछे जाते हैं कि आयन चैनल्स क्या होते हैं, चैनल और कैरियर प्रोटीन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, पंप और चैनल में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह से। ओके, तो इन सब का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन जो रेट है डिफ्यूजन की, वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट जो रेट होती है वो होती है आयन चैनल्स की, और वो होती है 10⁸ मोल पर सेकेंड। ओके, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल धीरे धीरे डिफ्यूज होंगे, तो उसकी रेट काफी ज्यादा स्लो होती है, 10 टू 10⁻² तक होती है, 10 टू 10⁻² मोल पर सेकेंड। ओके, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेट किसकी होगी, आयन चैनल्स की, और इससे थोड़ी स्लो होती है कैरियर प्रोटीन की, जो होती है 10⁵ टू 10⁶। ओके, देन नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, चैनल्स दैट रेस्पॉन्ड टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसमें काफी सारे चैनल्स हो सकते हैं, लाइक मैकेनिकल चैनल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चैनल्स हो सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट होंगे जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल चैनल्स। वो किस पे डिपेंड करेंगे कि उसमें कौन से चार्ज की मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल आके रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसके थ्रू, उसके रेस्पॉन्स में अगर कोई चैनल ओपन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल। और कोई केमिकल स्टिमुलाई आ रहा है वहां पे तो उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। कोई भी केमिकल्स या मॉलिक्यूल आके वहां पे क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है उस चैनल को ओपन होने के लिए। तो ion channels that are controlled by phosphorylation dephosphorylation mechanism and ion channels that are dependent on G proteins। तो काफी सारे चैनल्स हो सकते हैं, लाइक फोस्फोराइलेशन, डीफोस्फोराइलेशन। इसमें हम लोग देख चुके हैं कैरियर प्रोटीन में भी कि किस तरह से रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के अंदर ऑटोफोस्फोराइलेशन होके उसमें क्या होगा, इंसुलिन का अपटेक होगा। उसी तरह से एक जीपीसीआर होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर,
वो भी इसी आयन चैनल के अंदर होते हैं। और ये GPCR क्या है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, 7 टाइम्स स्पेंड करता है मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो चैनल्स और ये प्रोटीन क्या करेगी, मल्टीपल स्पैनिंग प्रोटीन है, तो मल्टीपल टाइम स्पेंड करेगी किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, most ion channels are of the voltage dependent type and consist mainly of sodium, potassium and calcium channels. Okay, तो मेनली जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो सोडियम होते हैं, सोडियम डिपेंडेंट चैनल, पोटेशियम डिपेंडेंट चैनल, इस टाइप के ओपन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सबको। तो इस टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, लिगेंड गेटेड है, ये केमिकल्स से कोई स्टिमुलाई आ रहा है और ये क्या हो गया, चैनल ओपन हो गया। तो इस टाइप का ट्रांसफर हो सकता है। और इस तरह से मैकेनिकल गेटेड चैनल जैसे ईयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कोई एयर वहां पे आएगी तो वो क्या होगा, चैनल ओपन हो जाएगा। तो और इसके अलावा जो ऑलवेज ओपन रहते हैं इनको पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, ये मेम्ब्रेन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए ये ऑलवेज क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके अलावा वोल्टेज गेटेड चैनल जो किसी चार्ज्ड मॉलिक्यूल के थ्रू ओपन होंगे। तो इन सब का डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कल। सो दिस इज अबाउट ion channels. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.